Hello everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel where we cover daily news analysis, daily current affairs. So myself Arzu Kakkad, and in this particular session I'll be moving forward with the important current affairs of 28th of Feb. तो देखेंगे कि आज क्या कुछ न्यूज़ में है और उसकी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू हैव टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस जो कि मैं आपको दूंगी. कमेंट सेक्शन में मुझे उसके आंसर प्लीज़ दिया करो और ये आप ही के फ़ायदे के लिए है. उन क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट डे हमेशा इस सेशन को शुरू करने से पहले जो अपन ने कल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनको सॉल्व भी करा जाता है. तो ये आपकी प्रैक्टिस जो है ये उसी के लिए है ताकि प्रीलिम्स में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस और कमेंट्स में उसके आंसर ज़रूर मेंशन करो. ठीक है, तो आज के इस सेशन के अंदर क्या कुछ है वो देखने से पहले जो हमने कल डिस्कस किया था उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमने लिए थे वो देख लेते हैं. पहला जो क्वेश्चन है वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. तो 4 स्टेटमेंट्स हैं और ये ज़रूर देख लिया करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, ये स्कीम है. पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट वॉज लॉन्च्ड इन 2019 टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स. तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगली स्टेटमेंट कहती है कि फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ ₹6,000 पर ईयर इज गिवन इज ट्रांसफर्ड in 3 equal installments into the bank account of the farmers families. तो बिल्कुल सही है, 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं और उनको बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. So my next statement is that it is a central sector scheme with 100% funding from government of India. स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेक्टर स्कीम ही है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. और ये स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो ये भी करेक्ट है. सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो ऑल ऑफ द अबव दैट इज ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. तो इसी तरीके से इनको सॉल्व करते रहो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है. जितनी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस आएगा. और प्रीलिम्स और मेंस एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है. तो जो भी यहाँ पर डेली न्यूज़ एनालिसिस में कवर होता है वो आपका एक मेंस फोल्डर भी बना लो. आप चाहो तो अपने साथ एक छोटी सी नोटबुक रखो. वट एवर यू फील इज इम्पॉर्टेंट. ये आपके मैं आपको वो भी बताती रहती हूँ कि जीएस पेपर 1 का रेफरेंस या जीएस पेपर 2 में, पेपर 3, पेपर 4 कहाँ पर ये टॉपिक फिट बैठ सकता है. तो आप वो अपने क्रिस्प नोट साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो. ये आपको आपके मेंस के टाइम पे और प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा फायदा देंगे. सो मेन वो होता है ना, कोई सब्जी बनती है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. एक कोई सब्जी बनाते हैं, सब्जी के ऊपर हम धनिए को स्प्रिंकल करते हैं ना, तो क्या होता है उसको और ज़्यादा सुंदर करने के लिए. तो वैसे ही ये जो कंटेंट है ये वो धनिए की तरह ही है जो आपके आंसर को और ज़्यादा एनहांस करेगा, उसकी वैल्यू को और ज़्यादा एनहांस करेगा. तो इसीलिए इनको जो पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके मेंस फॉर्डर में जाते हैं, तो उनको नोट डाउन जरूर कर लिया करो. ये करोगे तो आप ही का फायदा है ना. तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर इनकरेक्ट. तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी वो स्टेटमेंट है जो गलत है. ये कीवर्ड है क्वेश्चन का. अब क्वेश्चन पढ़ लो. थर्मल पावर सेक्टर इज अ मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया. यस, अभी भी 50% से ज्यादा इट इज थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्टर. चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन स्टिल इन इंडिया इट इज द मेजर सोर्स. Singareni Thermal Power Plant in Telangana is the first state PSU in the country to have flue gas desulfurization plant. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो गैस निकलती है जब आप कोयले को जलाओगे तो उसके बाद आप उसको पहले ये जो FGD प्लांट है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट, तो वहां से सल्फर को निकाला जाता है ताकि आप उसको एनवायरनमेंट में वो एयर फ्री होने से पहले उसके पॉल्यूटेंट जो SO2 कितना हार्मफुल है, पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, तो वहां से आप जिप्सम एक्सट्रैक्ट करते हो. वो जिप्सम आपके पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज हो जाता है.
ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एफजीडी प्लांट जो है ये पहला स्टेट पीएसयू है। सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट इज द फर्स्ट स्टेट पीएसयू इन द कंट्री टू हैव दिस डीसल्फराइजेशन प्लांट, और ये प्लांट तेलंगाना के अंदर ही है। तो हर एक स्टेटमेंट का हर एक पहलू देख लो। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो मैं यहाँ बोथ 1 and 2 मार्क नहीं करूंगी, क्योंकि दे हैव मेंशन्ड मी इन द क्वेश्चन टू, दे आर आस्किंग कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, none of the above. So option D will be the right answer with respect to this question. ठीक है, अब आज हम क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, सियाटल बिकेम द फर्स्ट यूएस सिटी टू बैन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। यह आपके पेपर 2 के लिए भी रेलिवेंट है, सोसाइटी सेक्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कास्ट बेस्ड जो सिस्टम चल रहा है इंडिया में, और वो डेटा मैं आपके सामने भी रखूंगी जो आप यूज कर सकते हो अपने मेंस में। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी का ये जो परिवार पहचान पत्र है, G20 की एक मीटिंग में ये शो हुआ, तो ये GS2 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 30 टाइगर डेथ विद इन द 2 months इन 2023, ये रिपोर्ट दी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। इस अथॉरिटी के बारे में जानेंगे GS पेपर 3 से, एनवायरमेंट सेक्शन से, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एरो इंडिया 2023 कहाँ हुआ था? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वहां पर पीएम मोदी स्पोक अबाउट द डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, तो डिकॉर्डिंग दी 5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स टारगेट, इसके बारे में, डिफेंस सेक्टर जो है इंडिया का, उसके बारे में जानेंगे। जीएस पेपर 3 आपकी इकोनॉमी के सेक्शन से भी इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक, और क्योंकि डिफेंस का इकोनॉमी में क्या रोल है, तो आप उसको वहां से भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, ई संजीवनी एप्लीकेशन अभी न्यूज में है, जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम करती है, और जीएस पेपर 3 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया जर्मनी एग्रीमेंट टू बिल्ड 6 सबमरीन्स, अच्छा ये तो हमने कल कवर ही कर लिया था, सॉरी, ये जो टॉपिक है ये रिपीटेशन यहाँ पर लिख दिया गया है, बट ये टॉपिक जो अगर आप चाहते हो तो कल का लेक्चर देख लेना, वहां पर जो इंडिया और जर्मनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कितने का एग्रीमेंट है वो कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बता सकता है कोई, या फिर कौन सा प्रोजेक्ट है इससे एसोसिएटेड, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I, कौन सा प्रोजेक्ट है वो आप बताओ। दैट प्रोजेक्ट इज टू बिल्ड 6 सबमरीन्स, सो इट इज ऑलरेडी कवर्ड राइट इन द लास्ट लेक्चर। अच्छा, ये एक शॉर्ट वीडियो इस पे बनाई थी मैंने, जहां पर पूरा इसको इन डेप्थ बताया था कि सीबीआई ने संडे को दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट कर लिया इन द एलिगेशंस ऑफ इरेगुलरिटीज इन द एक्साइज पॉलिसी। जीएस पेपर 2 से रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि आज हम सीबीआई के बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, इस बॉडी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और रही बात ये पूरे केस की, इस केस को आप सुन सकते हो, आपके पास श्रीराम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे ही कल ही आज ही वो वीडियो आप देखना पब्लिश हो चुकी होगी। तो यहाँ पर उस पूरे केस में कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्या ये केस है, क्यों अरेस्ट हुआ है, ये पूरा मुद्दा, कौन अरेस्ट हुआ, किस लिए अरेस्ट हुए हैं, तो सब कुछ इसके बारे में, एक्साइज पॉलिसी के बारे में जो है वो शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो रेफर कर लेना। आज हम सीबीआई के बारे में जानेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, क्योंकि सीबीआई न्यूज में हो गई तो प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलते हैं पहली न्यूज पे। हरियाणा गवर्नमेंट्स परिवार पहचान पत्र एंड आईटी बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स विल बी डिस्प्लेड एट द फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 समिट इन गुरुग्राम। आपके प्रीलिम से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार। G20 इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, G20 की बहुत सी मीटिंग्स अभी हो रही हैं। तो अभी हमने कल्चरल मीटिंग देखी थी जो खजुराहो के अंदर, जिसकी मैंने बात करी थी आपके साथ मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अब हम चल रहे हैं एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग की बात करेंगे। इस मीटिंग में बेसिकली ये मीटिंग जो है अंडर दी G20 समिट, ये कहाँ पर होने जा रही? गुरुग्राम। तो ये याद में रख लेना, हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने इस मीटिंग में दे विल डिस्प्ले परिवार पहचान पत्र। तो ये स्कीम क्या है वो जान लो। 2015 में हरियाणा की सरकार ने, दैट इज द हरियाणा गवर्नमेंट, दे लॉन्च दिस स्कीम इन 2015। योर होल फैमिली is considered a single unit। आप जिस परिवार से रहते हो that is considered a single unit, और उनको एक फैमिली आईडी दे दी जाएगी। तो उससे क्या होगा, दैट विल बी लिंक टू योर लाइक योर डेथ, योर बर्थ एंड मेनी अदर जो भी आप स्कीम्स अवेल कर रहे हो। जब
दिस पर्टिकुलर थिंग इज डन इन द डिजिटल फॉर्मेट, तो आपको जो डिजिटल फॉर्मेट में विद द कंसेंट ऑफ द फैमिली द बेसिक डेटा दैट यू हैव इट इज केप्ट बाय विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आईडी जो है वो एक वेरीफाइड, रिलायबल और ऑथेंटिक डाटा क्रिएट करने के लिए है ऑफ ऑल दी फैमिलीज इन हरियाणा, ताकि जो भी गवर्नमेंट चाहती है कि ये स्कीम का जो आप चाहते हो कि बेनिफिशियरी है उस तक ये पहुंचे, जो आप बेनिफिट पहुंचाना चाहते हो तो वो पहुंचेगा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ जाएगी। और साथ ही साथ जो सेक्शन है जो बेसिकली यू कैन से जिनको ऑलरेडी सुविधाएं मिल रही हैं, दैट आर दी यू कैन से दे आर एलिजिबल फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स, लेकिन या तो उन तक मिल नहीं रहा है, या फिर जो बेसिकली टू स्टॉप टू the benefits जो ineligible people है from taking that advantage of the scheme. So ये concept है, first of all to bring the transparency in the system, and second thing is ineligible people जो स्कीम का एडवांटेज ले रहे हैं, you have to stop them, you have to eliminate the middlemen. इसीलिए ये स्कीम लाई गई है ताकि आप बेनिफिट जो है सरकार के वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू सिटिंग एट दी होम वो सर्विसेज जो है लोगों तक पहुंचा सको। तो आप उनको फैमिली आईडी दे रहे हो, चीजें और ज्यादा डिजिटल हो जाएंगी, और ये फैमिली आईडी जो है ये 8 डिजिट की है, तो ये भी याद में रख लेना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, एंड द फैमिली विल रजिस्टर इटसेल्फ टू दिस पोर्टल सो एज टू अवेल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। अब चलते हैं आपकी अगली स्कीम के ऊपर, स्कीम तो नहीं है सॉरी, एक टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग दी आपके जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट सेक्शन से आप इसको लिंक कर सकते हो। और क्या है, हाँ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू दिस अथॉरिटी इंडिया हैज रिकॉर्डेड 30 टाइगर डेथ्स विद इन 2 months इन 2023। तो अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा कि पिछले 2 महीने में कितने टाइगर की डेथ हुई है, क्वेश्चन आएगा इस अथॉरिटी से रिलेटेड। तो सीधा सीधा सवाल अगर इस अथॉरिटी से बनता है तो सीधा सीधा अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अच्छा, अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के अंदर होगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया 2006 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ये बॉडी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, दिस इज अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोवाइडिंग दिस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू दिस प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मुद्दा यही है कि आपको जो टाइगर रिजर्व्स हैं, जो टाइगर है उनकी कंजर्वेशन करनी है, और जो लोकल जो लाइवलीहुड है ऑफ द पीपल इन द एरिया सराउंडिंग दैट टाइगर रिजर्व उनको एड्रेस करना है, एंड प्रोवाइडिंग फॉर एन ओवरसाइट बाय द पार्लियामेंट। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर करना, ये सब कुछ इस अथॉरिटी का काम है। इस अथॉरिटी में मेंबर्स कितने रहते हैं, कौन चेयरपर्सन है, तो प्लीज ये ध्यान में रख लो। जो मिनिस्टर इन चार्ज है ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, वो चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन दिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 3 members of parliament, the secretary and other members। तो ये सब who is the chairperson, इतना भी याद करोगे तो सफिशिएंट रहेगा, एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे अपन ने नेशनल गंगा काउंसिल किया था, उसका चेयरपर्सन कौन है, कमेंट सेक्शन में वापस से आप बताओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कवर कर लेते हैं। अब क्योंकि पढ़ ही रहे हैं तो हर एक चीज़ को होलिस्टिकली कवर कर लेना चाहिए। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, सेक्टर स्कीम नहीं है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 1973 में 1 अप्रैल में लॉन्च हुई थी। ये प्रोजेक्ट जो है इट प्रोवाइड्स फंडिंग सपोर्ट, जो भी टाइगर रेंज स्टेट्स होती है ना, वहाँ पर उनको फंडिंग सपोर्ट देने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया, टाइगर स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए। और जो एनटीसीए है, एवरीबडी नोज, ये अथॉरिटी जो है ये सुपरवाइजिंग एजेंसी है, इमीडिएट सुपरवाइजिंग एजेंसी, क्योंकि बनी ही टाइगर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये है आपका प्रोजेक्ट टाइगर से एसोसिएटेड पूरी इंफॉर्मेशन। इस टॉपिक को आप अपने जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो, और यहाँ पर सीबीआई का रोल अगर आ गया है तो सीबीआई के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये न्यूज़ क्या है,
इसका मैं फिर से बता रही हूँ, एक ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर हो चुकी है, आपको मिल जाएगी प्लेटफॉर्म पे, जाकर वो पूरी न्यूज़ देखो। वो न्यूज़ आपसे आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एज अ एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपके आसपास क्या चल रहा है आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अपन एग्जाम के लिए सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़ यही थी, दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, उन्हें अरेस्ट करा गया बाय दी सीबीआई बेस्ड ऑन द इरेगुलरिटीज इन द एक्साइज पॉलिसी फॉर 21-22। मुद्दा वीडियो में, शॉर्ट वीडियो है आपके पास। सीबीआई के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी कुछ जानकारी ले लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, करप्शन बहुत हो रहा है, एक कमेटी आई, संथनम कमेटी, आप नाम देख सकते हो यहाँ पर, आपको ज़्यादा बेटरमेंट के लिए आपको दिख जाएगा, ये रहा देखो, संथनम कमेटी है। जस्ट अ मिनट, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखो संथनम कमेटी है, उसने रिकमेंड किया, करप्शन बहुत हो रहा है, अभी एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेगी सीबीआई की, तो उन्होंने रिकमेंड करा। इंपॉर्टेंट है, कौन सी कमेटी एसोसिएटेड है, पूछा जा सकता है। फिर ये सीबीआई आई, इट इज ए इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया, सबको पता है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1963 बाय द रेजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है that it is not a statutory body, but it derives its power from Delhi Special Police Establishment Act 1946. इस एक्ट से दिस बॉडी derives its power, but it is not a statutory body. It was formed in 1963 by a resolution of Home Ministry. अब ये याद में रख लेना, होम मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन से आई, लेकिन फंक्शन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर करती है? होम मिनिस्ट्री नहीं है, इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान में रखना, ये मिनिस्ट्री के अंदर सीबीआई फंक्शन करती है एंड इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन द मैटर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो एक नोडल पुलिस एजेंसी है। इंटरपोल के बारे में सबने सुना होगा, जहां दुनिया भर की जो देश भर की पुलिस हैं वो टुगेदर दे कोऑर्डिनेट, तो वहाँ पर सीबीआई रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। और साथ ही साथ सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? उनको पहले अपॉइंट किया जाता था टिल 2014 ऑन द बेसिस ऑफ दिस डीएसपीई एक्ट 1946। उसके बाद क्या हुआ? 2014 के बाद लोकपाल एक्ट प्रोवाइडेड अ कमेटी, एक कमेटी है, उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे सो एज टू अपॉइंट द डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर होंगे, पूछा जाएगा, होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, या फिर अगर वो नहीं है तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, वो होंगे। और थर्ड कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज। तो कौन से 3 मेंबर की कमेटी है, कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होंगे, कौन नहीं होंगे, सब पता होना चाहिए, तो ये ध्यान में रख लेना। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सब जानते हैं। CBI is exempted from the provision of this particular act, that is right to information act. ऑब्जेक्टिव क्या है? एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, एक लीडरशिप प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन टू द पुलिस फोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना, वो इसका ऑब्जेक्टिव है। किसका? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अब सवाल कहीं से भी आए सीबीआई से रिलेटेड, वो आपको पता है, और सीबीआई न्यूज में भी थी, तो अपन को कर लेना चाहिए, और हमने कर लिया है। तो फिर चलते हैं आपके अगले आर्टिकल के ऊपर। अगला आर्टिकल देखो क्या है, डिकोडिंग दी $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स टारगेट विच पीएम मोदी स्पोक एट एरो इंडिया 2023। क्वेश्चन दिया था, एरो इंडिया 2023 कहाँ पर हुआ ये इवेंट? बैंगलोर के अंदर, कर्नाटका में। और ना मैंने इसके रिगार्डिंग एक ड्रोन के बारे में आपसे बात करी थी जो यहाँ पर अनवील्ड हुआ था, गरुड़ एरोस्पेस का नाम सुना होगा, उन्होंने अनवील किया था। वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे एरो इंडिया जो है ये 2023 का इवेंट से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ड्रोन अनवील किया गया था उसकी जानकारी, नेम ऑफ दैट ड्रोन इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही रिवीजन होगी, नहीं तो फिर तो बैठे रह जाएंगे, राइट? विदाउट रिवीजन ये सब कुछ वेस्ट है। आज पढ़ लिया, कल याद ही नहीं रहा, तो कोई फायदा नहीं है। ट्राई टू मेक श्योर दैट यू हैव दैट कनेक्टिविटी कि आपने पहले क्या किया था, उसको जितना रिकॉल करने की कोशिश करोगे वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। अब बात करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। उनका टारगेट है इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है
to raise that defense export by $5 billion to $5 billion by 2024-2025. करंटली इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट कितने पे है? $1.5 बिलियन पे. इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. एज पर द गवर्नमेंट डेटा दिसंबर 2022 तक इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इट रीच टू अ वैल्यू दैट इज 6058 करोड़. पिछले 5 सालों में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इट हैज ग्रोन बाय 334% इन द पास्ट 5 years. तो बढ़ा तो है, लेकिन आपका एक विजन है कि अगले साल में 2024-2025 तक आपको कितना करना है. हमारे जो मेजर डिफेंस आइटम्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये आप इसको लिंक कर सकते हो. अभी इंडिया और जर्मनी के बीच में जो डील हुई है रिगार्डिंग सबमरीन्स, वो भी इसी में आप इसको लिंक कर सकते हो, राइट. तो जो हमारे डिफेंस आइटम्स हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है कोस्टल सर्विलियंस सिस्टम्स, राइट, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, ALH हेलीकॉप्टर्स, लाइट इंजीनियरिंग मैकेनिकल पार्ट्स and electronic systems, and these parts among the others, they all are the items that we export in the defense sector. एक रिपोर्ट है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2022. इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज अमंग द टॉप 25 एक्सपोर्टर्स ऑफ द मेजर आर्म्स. कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं? सबसे ज्यादा तो आप देखो म्यांमार हैज बीन द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन आर्म्स, राइट. तो एट यू कैन से 50% ड्यूरिंग द 2017 to 2021. फिर उसके बाद श्रीलंका, फिर अर्मेनिया 11%. तो म्यांमार सबसे ज्यादा बिगेस्ट इंपोर्टर है ऑफ द इंडियन आर्म्स. एंड इन 2022 अपन ने फिलीपींस के साथ भी साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट $375 million का टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. अर्मेनिया के साथ भी एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इन 2022 टू बाय द DRDO डेवलप द रॉकेट लॉन्चर्स. अर्जेंटीना के साथ भी इंडिया बातचीत में है. इजिप्ट के साथ भी है टू एक्सपोर्ट दी LCA तेजस. और साथ ही साथ, अच्छा अब ये LCA की बात आ गई है अगर तेजस की, तो आप मुझे बताओगे एक डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो हमने कल ही कवर करी थी वो कहाँ पर हो रही है? क्यों बता रही हूँ? क्योंकि वहां पर ये तेजस LCA का भी रोल है, तो इसीलिए ये डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज को हमने कवर कर लिया था. इंडिया, चलो ये तो आप ही बता दोगे. इंडिया भी मैं अभी यहाँ से थोड़ा सा इसको लेती हूँ. सिंपल सा सवाल है कि ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, वेयर इट इज बीइंग कंडक्टेड, कौन सी कंट्री में, कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है. अब चलते हैं आपके अगले आर्टिकल के ऊपर, दैट इज रिलेटेड टू ई-संजीवनी एप्लीकेशन. तो ई-संजीवनी में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अपने इन हिज मन की बात एड्रेस, ही सेड दैट एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि ई-संजीवनी एप्लीकेशन had ensured medical services to people living in far-flung areas of the country. जो मतलब रिमोट कॉर्नर्स पे, फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री रहते हैं, वहां तक भी मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना. OPD, होम में, स्टे होम OPD. तो बेसिकली जब आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन चाहिए, यू आर नॉट एबल टू गो, फिजिकल कंसल्टेशन पॉसिबल नहीं है, तो वही चीज आप डिजिटली लेकर जा रहे हो. सो ई-संजीवनी इज एन एप्लीकेशन दैट इज फ्री. सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस जिसका एम है टू प्रोवाइड द कंसल्टेशन टू द पेशेंट्स वाया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो इट अलाउज डॉक्टर टू डॉक्टर एंड पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन. तो जो बेनिफिशियरी है और जो डॉक्टर है उसके साथ एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर सकते हैं एंड आप अपनी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है आपको वहां पर दिस नेटवर्क विल बी एबल टू, आप बेसिकली इंश्योर करना कि यू गेट द रियल टाइम वर्चुअल कंसल्टेशंस बिटवीन द स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स. एंड इसको लॉन्च किया गया था इन 2020. तो ये भी याद में रख सकते हो, कोविड ईयर कैसे इसको लिंक कर सकते हो. एक बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट, सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड वीडियो बेस्ड क्लिनिकल कंसल्टेशंस हो सकती हैं डॉक्टर और पेशेंट के बीच में. अभी तक नंबर ऑफ टेली कंसल्टेंट्स यूजिंग दिस ऐप वो फिगर रहा है 10 करोड़. मोर देन 57% ऑफ द ई-संजीवनी बेनिफिशियरीज वो विमेन है. 12% ओनली दे आर दी बीइंग सीनियर सिटीजन्स. ये एप्लीकेशन किसने डेवलप करी थी? बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC इन मोहाली. सिग्निफिकेंस यही है, इट इज ऑपरेशनल यू कैन से इन अप्रॉक्सीमेटली 50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अक्रॉस दी कंट्री. तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जब आप ऑनलाइन अब चीजों को लेकर जा चुके हो, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंजारा कम्युनिटी आइकन
संत सेवालाल महाराज जयंती फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ नेशनल लेवल। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 1 से, साथ ही साथ आप इसको अपने प्रीलिम्स के लिए भी देखो। प्रीलिम्स के लिए तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ये मत सोचना कि ये प्रीलिम्स के लिए, ये मेंस के लिए। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन पढ़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेफरेंस जरूर लिया करो, उससे आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, राइट। हर एक चीज में पीएचडी नहीं करनी है, वी हैव टू गो टू अ सर्टेन डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड सो एज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। उसके लिए जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करोगे वो आपके फायदे के लिए रहेगा। आगे से क्या करेंगे, इसी सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल दिया करूंगी ताकि आपको हेल्प हो सके और आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। अगर कुछ इन्हीं टॉपिक से एसोसिएटेड क्वेश्चंस हुए तो आई टेक दैट टू, राइट। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, इंडियन गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंजारा कम्युनिटी आइकन। ये देख सकते हो, इनकी तस्वीर है, संत सेवालाल महाराज जयंती फॉर द फर्स्ट टाइम एट नेशनल लेवल। तो ये जो संत सेवालाल महाराज जी हैं, ये इनका जन्म हुआ था, ही वॉज बोर्न ऑन 15 फरवरी 1739 में, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहां पर इन्होंने एक ही वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल लीडर, अ रिलीजियस लीडर ऑफ द बंजारा कम्युनिटी। एंड बंजारा कम्युनिटी के बारे में भी बताऊंगी। एक नोमैडिक कम्युनिटी है जिसको डिक्लेयर किया गया है एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन फ्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया। कहीं पर शेड्यूल्ड ट्राइब, कहीं पर ओबीसी सेक्शन में आते हैं, तो उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़ के मतलब इस सेक्शन को भी कवर करेंगे। जो ये संत सेवालाल महाराज जी हैं, इज कंसीडर्ड एज अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ स्पिरिचुअल टीचर ऑफ दिस कम्युनिटी। इन्होंने 22 मेजर प्रिंसिपल्स दिए फॉर द बंजारा लाइफ, जिन्हें सेवा बोलीज बोला जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप याद में रख सकते हो, ठीक है। ये टर्म एसोसिएटेड है विद दी 22 मेजर प्रिंसिपल्स गिवन बाय दिस संत सेवालाल महाराज जी, इनके द्वारा दिया गए। एंड ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री विद हिज ट्रूप टू सर्व, की ताकि अवेयरनेस लाई जा सके, टू सर्व स्पेशली द नोमैडिक ट्राइब्स। ही ऑल्सो फोर्ट विद द निजाम रूलर, मैसूरू रूलर, और उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स के साथ भी, ब्रिटिश रिजाइम में 18th सेंचुरी में, ऑल्सो नेगोशिएटेड विद देम। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ जगदम्बा एंड जो इंडियन गोडेस, एंड वॉज सेलिब्रेट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के चलते इन्होंने अपनी स्किल्स, अपनी एंड स्पिरिचुअल बैकग्राउंड इन आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, जो ट्राइबल कम्युनिटी में सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे, उन मिथ्स को भी रेडिकेट करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड ही वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन ईदर वे इन देयर लाइव्स, इन देयर वे ऑफ लाइफ। और फिर फाइनली हिज रेस्टिंग प्लेस इज, यू कैन सी, इन महाराष्ट्र वाशिम डिस्ट्रिक्ट, ऑल्सो नोन एज बंजारा काशी। अब थोड़ा सा बंजारा कम्युनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। पूछा जा सकता है अगर ये कम्युनिटी न्यूज में है तो। बंजारा कम्युनिटी ऑल्सो नोन एज लंबादी, गौर राजपूत, दे आर बेसिकली द नोमैडिक ट्रेडिंग ट्राइब, जिनका ओरिजिन राजस्थान से है। अक्रॉस द कंट्री दे हैव सेटल्ड, अलग अलग नाम है, मेनली वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, एमपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में दे आर लिविंग, एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूटीज। दे स्पीक गौर बोली एंड इट बिलोंग्स टू इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। और ये तीज सेलिब्रेट करते हैं, इन द फेस्टिवल है ड्यूरिंग द श्रवण, जो कि इन द मंथ ऑफ अगस्त है। और इन दिस फेस्टिवल, जो ये तीज जब सेलिब्रेट होता है, जो फेस्टिवल है, इन दिस फेस्टिवल यंग अनमैरिड बंजारा गर्ल्स दे प्रे फॉर अ गुड ग्रूम। अभी जब मैं बात कर रही थी तो देख लो आप, एसटी, बंजारा कम्युनिटी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एसटी इन 5 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। शेड्यूल्ड कास्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका। अदर बैकवर्ड क्लास इन छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा और उत्तराखंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बंजारा कम्युनिटी से एसोसिएटेड। आई होप आपको क्लियर हो गई है। कहीं से भी सवाल आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज, मेन रोल उनका है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। आंसर आपके लिए इजी हो जाना चाहिए क्योंकि हम इसको कवर कर चुके हैं। आप मुझे एक और चीज बताओगे, प्रोजेक्ट टाइगर, इट इज स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेक्टर स्कीम? ये अभी हमने कवर किया है।
इसी के साथ ये जितने क्वेश्चंस पूछती हूँ, ट्राई टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? अभी हमने एनटीसीए के बारे में पढ़ा है, तो ये सवाल आपके लिए इजी हो जाना चाहिए कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. अब ऑब्जेक्टिव देखो बहुत से होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन ने बोल दिया मेन ऑब्जेक्टिव, तो उस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना. टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द टाइगर्स एंड देयर हैबिटेट्स इन इंडिया, to promote tourism in the tiger reserves, to conduct research on tigers, to relocate tigers from one habitat to another. A, B, C, D. What do you think is the right answer? Mention the answer in the comment section. CBI के बारे में पढ़ा है. CBI से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं. कंसीडर दोज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट. तो करेक्ट पूछा है. दो स्टेटमेंट्स पढ़ देती हूँ. सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946. सेकेंड स्टेटमेंट है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय द संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. तो आपको बताना है इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस इन बिटवीन द सेशन पूछे हैं, try to answer them in the comment section. With this, I, Arzu Kakkar, wish everybody a very best of luck. Signing off in this lecture. We'll meet you tomorrow with other set of current affairs और वो daily news analysis के साथ. Till then, take care. Don't forget to subscribe to Shriram's IS YouTube channel for further notifications and to be consistent with these videos. Also, like this lecture and share it with the other aspirants as well. Thank you everyone. Take care.